अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। सदियों पुरानी इमारत के भयानक तहखाने में रात के 2:30 बजे किसी इंसानी जिस्म के टुकड़ों की मौजूदगी और तेजदार कुल्हाड़े की मदद से इंसानी हड्डियों को तोड़ने का मंजर अच्छे खासे दिल गुर्दे वाले इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफी था। शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर एक वीराने में मौजूद वो इमारत किसी जमाने में एक नवाब की मलकियत थी। उस नवाब की 2 बीवियां और 2 बेटियां थीं, जो इस कदर हसीन और जमील थी कि नवाब साहब बहुत कम उन्हें किसी के सामने लाने की इजाजत दिया करते थे। सिर्फ खवातीन को उन लड़कियों से मिलने की इजाजत थी। इसके अलावा घर के मर्द उन्हें देख सकते थे। दूसरे लफ्जों में या तो नवाब साहब इंतहा दर्जे के वहमी और शक्की थे, या फिर उन्हें माजी में अपनी की गई गलतियों का खौफ था जो वो अक्सर कोठों पर जाकर किया करते थे। जाहिर है इंसान को कहीं न कहीं तो ऐसा खमियाजा भुगतना पड़ता है जिसके लिए उसने खुद मुसीबत मोल ली होती है। अक्सर कोठों की जीनत बनने वाले तवाइफों के कदरदान ऐसे बिगड़े हुए रईसजादे और नवाब ही तो होते हैं जिनकी मेहरबानियों की वजह से कोठों की रौनकें बरकरार रहती हैं। और शायद ऐसे ही हालात का शिकार वो नवाब भी रह चुका था। और अब जबकि वो खुद 2 बेटियों का बाप बन चुका था तो उसके दिल में मौजूद चोर ने उसे माजी के दरीचों में झांकने पर मजबूर कर दिया था। और वो तसव्वुर में दोबारा खुद को उन कोठों में मौजूद पाता और वहां उसकी बेटियों के साथ भी वही सलूक होता दिखाई देता जैसा सलूक वो अपनी नवाबी के दिनों में दूसरी खवातीन के साथ करता था या कर चुका था। नवाब सिराजुद्दीन को अल्लाह ताला ने 2 खूबसूरत बेटियों से क्या नवाजा कि पूरे खानदान और आसपास के तमाम इलाकों में उसकी हसीन व जमील बेटियों के हुस्न के किस्से जुबान ज़द-ए-आम होने लगे। हर कोई उन्हें देखने का शौकीन था, लेकिन बारहा कोशिशों के बावजूद कोई भी ऐसा फर्द वाहिद न था जिसने ये दावा किया हो कि उसने नवाब की दोनों बेटियों को अपनी जिंदा आंखों से देखा है। बेटियों के होश संभालते ही नवाब ने उन्हें आला तालीम के लिए एक ऐसे मुल्क में भेज दिया था जो गुमनाम था। बहुत कम लोग उस मुल्क के बारे में जानते थे। शायद उसने ऐसा इसलिए किया था कि उसकी दोनों बेटियां सुकून से वहां रहकर अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आ सके। दूसरे लफ्जों में वो अपनी दोनों बेटियों को किसी ऐसे मुल्क में भेजने का रवादार न था जहां गहमा गहमी हो। शायद इसमें भी नवाब की खुदगर्जी और अंदर का डर छुपा हुआ था, इसीलिए वो ये सब कुछ करके मुतमईन हो जाना चाहता था। वक्त का पंछी पर लगाकर उड़ता रहा और वक्त कैसे गुजरा पता ही न चला और नवाब की दोनों बेटियां आला तालीम हासिल करके दोबारा अपने घर वापस पहुंच चुकी थी। चूंकि अब उन्हें मौजूदा दौर के जमाने की हवा लग चुकी थी और तालीम ने उन्हें बाशऊर बना दिया था, इसलिए अब वो दोनों घर में कैद होकर बैठने को बुरा समझने लगी थी। कई बार उन्होंने अपने बाप यानी नवाब को भी इस हकीकत को तस्लीम करने पर मजबूर किया, लेकिन नवाब तो जैसे पत्थर का हो गया था। उस पर उन दोनों की किसी बात का कोई असर नहीं होता था और उन दोनों की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। अपने बाप के इस बेहिस रवैये को देखकर वो दोनों भी खामोश होकर बैठ गई, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती थी। इमारत अंदर से बहुत वसी और इस रकबे पर फैली हुई थी, हत्ता कि उसके अंदर कमरों और गुलाम गर्दिशों का एक जाल सा फैला हुआ था। यूं लगता था जैसे कभी ये इमारत मुगलों के दौरे हुकूमत में किसी बादशाह का महल रही हो। इसमें खूबसूरत माए बाग भी मौजूद था जिसमें हर तरह के फूल और दरख्त लगे हुए थे। नवाब की दोनों बेटियां अक्सर इस बाग में सैर के लिए आती रहती थी और काफी देर तक वो दोनों वहीं घूमती भी रहती और आपस में ढेरों बातें करती थी। ये एक चमकदार दोपहर थी। नवाब अपनी दोनों बीवियों के साथ अपने करीबी रिश्तेदारों की एक तकरीब में मदऊ था, इसीलिए वो सुबह सवेरे ही घर से निकल गया था। दोनों बेटियों को वो ऐसी किसी भी तकरीब में ले जाने से गुरेज करता था। इसके बावजूद कि वो ऐसी तकरीबात में जाने के लिए बजिद होती थी, लेकिन नवाब की वहमी तबीयत उन दोनों की इल्तिजाओं को नजरअंदाज कर देती थी। नवाब की दोनों बेटियां हस्बे मामूल पाए बाग में टहल रही थी और टहलते हुए किसी बात पर कभी कभी हंसने लगती थी। उनकी तरह उनकी हंसी भी बड़ी प्यारी थी। एक लम्हे को तो यूं लगता जैसे वक्त थम जाता हो और फिर दूसरे लम्हे यकदम यूं फिजा में एक इर्ताज सा पैदा होने लगता, जैसे किसी ने जादू की छड़ी से दोबारा रुके हुए मंजर को रमादमा कर दिया हो। अभी उन्हें बाग में टहलते बमुश्किल आधा घंटा ही गुजरा होगा कि अचानक उन्हें यूं महसूस हुआ
جیسے آسمان پر اندھیرا چھا گیا ہو، شاید کوئی چیز ان کے سر پر چمکتے سورج کے سامنے آ گئی ہو۔ انہوں نے چونک کر اوپر کی جانب دیکھا تو ان کی آنکھیں یہ دیکھ کر پھٹی رہ گئی کہ ان کے ان سروں پر ایک انتہائی خوفناک دیو کھڑا انہی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کی تو گگی بند گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر اس خوفناک دیو کی زد سے دور نکل جاتی، دوسرے لمحے اس دیو نے اپنے لمبے ہاتھ سے ان دونوں کو یوں پر اٹھا لیا جیسے کوئی بچہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی گڑیا کو اٹھا لیتا ہے، اور دوسرے لمحے وہ ان دونوں کو اٹھائے اچانک ایک جانب اڑتا ہوا چلا گیا۔ بظاہر تو یہ سب الف لیلا والی کسی کہانی کا منظر ہی لگا، لیکن در حقیقت یہ درست واقعہ تھا، کیونکہ اسی وقت عمارت کے بہت سے افراد نے اس دیو کو آسمان پر ہوا میں معلق دیکھا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر عمارت کے اندر داخل ہوتے، انہوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اس بھیانک چہرے والے دیو کو عمارت کے پچھلی جانب موجود باغ کے اندر سے نواب کی دونوں بیٹیوں کو اپنے ہاتھ میں تھامے اوپر اٹھتے دیکھا۔ اس دیو نے ان دونوں لڑکیوں کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اور دوسرا لمحہ ان سب پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑا جب انہوں نے اسی دیو کو تیزی سے ایک جانب اڑتے ہوئے دیکھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ نواب کی دونوں بیٹیوں کو اپنی نظروں سے غائب ہوتے دیکھتے رہے، اور یہ سوچ سوچ کر ان سب کی جان جا رہی تھی کہ جب نواب واپس آ کر ان سے اپنی بیٹیوں کے غائب ہونے کا قصہ سنے گا تو وہ ان سب کو چکی میں پسوا دے گا، اور جو قصہ وہ اسے بتائیں گے اس پر نواب صاحب خود تو کیا بلکہ کوئی عقل مند شخص بھی بالکل یقین نہیں کرے گا۔ حالانکہ اگر انہوں نے بھی خود جاگتی آنکھوں سے اس دیو کو نواب کی دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر غائب ہوتے نہ دیکھا ہوتا تو شاید وہ بھی اس قصے پر بالکل یقین نہ کرتے۔ قصہ مختصر، نواب اپنی دونوں بیٹیوں کی گمشدگی کا سن کر نیم پاگل ہو چکا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ اس کی موت بھی اسی عمارت میں واقع ہو گئی، تو اس کی نصیحت کے مطابق اسے اسی عمارت کے اندر بنے ایک تہخانے میں دفنانے پر عمل درآمد کیا گیا، اور اس طرح نواب کے مرنے کے بعد اس کی دونوں بیویاں بھی اپنے میکے جا کر اس عمارت کو نوکروں کے سپرد کر کے دوبارہ کبھی اس طرف نہیں آئی تھیں۔ ان کے رویوں سے تو یوں لگا جیسے وہ پتہ نہیں کب سے نواب کی موت کی منتظر تھی، لہٰذا اس کے مرتے ہی ان دونوں نے سکون کا سانس لیا، اور پھر عدت گزرتے ہی وہ دونوں سر پر پاؤں رکھ کر یوں بھاگیں جیسے ان کے پیچھے خونخوار بھیڑیے لگ گئے ہوں۔ ان کا انداز تو یوں بتا رہا تھا جیسے نواب نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے، اور انہوں نے جان چھوٹی سو لاکھوں پائے کے مصداق فوراً راہ فرار اختیار کر لی تھی، اور اپنی آزادی کے ملتے ہی انہوں نے عدت کے بعد ایک منٹ بھی ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا، اور فوری وہاں سے نکل کر اپنے میکے جا کر ہی دم لیا۔ نواب کے مرتے ہی اس عمارت میں کچھ ایسے پراسرار اور لرزہ دینے والے واقعات نے جنم لیا کہ وہاں موجود تمام نوکر راتوں رات وہاں سے بھاگ نکلے۔ ان لوگوں نے اس میں موجود تمام ساز و سامان بھی اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ کافی عرصے تک وہ عمارت یوں ہی بند رہی۔ اس دوران نواب کے لالچی رشتہ داروں نے اس عمارت سے قیمتی سامان لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اس میں موجود انہونی اور بھیانک واقعات کی وجہ سے ایسا کرنے سے قاصر رہے۔ واپس جا کر انہوں نے اپنے تمام رشتہ داروں اور دیگر لوگوں کو اس پراسرار عمارت کی پراسراریت اور وہاں آنکھوں دیکھے حالات کا قسمیں اٹھا کر یقین دلایا، تو دوبارہ کسی کو بھی اس عمارت میں جانے کی توفیق نہ ہوئی۔ یونیورسٹی کے 4 اسٹوڈنٹس، جن میں 2 لڑکیاں اور 2 جوان، لائبریری میں بیٹھے ایک کتاب سامنے رکھے آپس میں بات چیت میں مصروف تھے۔ لائبریری کا وقت تو ختم ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے لائبریرین سے خصوصی اجازت لے کر مزید کچھ دیر وہاں بیٹھنے کی باقاعدہ اجازت لی تھی۔ گو کہ ایسا کرنے کے لیے انہوں نے یونیورسٹی کے ڈین کو بھی پکچر میں لینا پڑا تھا، جنہوں نے بڑی مشکل سے انہیں لائبریری میں بیٹھنے کی اجازت دی تھی۔ کتاب کافی ضخیم یعنی موٹی دکھائی دے رہی تھی، جس کے سرورق پر صاف جلی حروف میں لکھا تھا، غیر مرئی مخلوق کا وجود۔ یہ چاروں اسٹوڈنٹس سپر نیچرل سے متعلق اسٹڈی کی ڈگری کے 4تھے سیمیسٹر میں تھے، اور اس کو بھی انہوں نے اپنی خواہش اور پسند کی وجہ سے ہی چنا تھا۔ ان چاروں سیمیسٹرز کے دوران وہ کئی بار ایسی جگہوں اور عمارتوں میں جا چکے تھے جہاں سے انہیں اپنی اسٹڈی سے متعلق کچھ معلومات مل چکی تھی۔ اس عمارت کے متعلق بھی جب انہیں ایک دوست نے بتایا تو انہوں نے پہلی فرصت میں ہی وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے کچھ تحفظات کے پیش نظر اس کتاب کو سامنے رکھے کچھ باتوں پر بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ میرے خیال میں جب تک ہم اس عمارت میں جا کر اپنے خیالات کو حقیقت میں بدلتا نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک یہ بحث لا حاصل ہی رہے گی۔ ایک دبلی پتلی لڑکی نے پہلی بار لائبریری کے پرسکون ماحول میں خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ یہ زنیرہ تھی، جو کافی امیر گھرانے کی لڑکی تھی، اور صرف اپنے تجسس اور شوق کی وجہ سے ایسی غیر مرئی مخلوق پر
तहकीकात करने की नीयत से इस शोबे में वारिद हुई थी। बिल्कुल दुरुस्त कहा तुमने, मेरा भी यही ख्याल है। वैसे भी कई मौक़ों पर हम सब देख चुके हैं कि इन किताबों में से पढ़कर जब हम असल जगह पर पहुंचे हैं तो वहां हमें वो सब कुछ इसके उलट ही मिला जो हम इस किस्म की किताबों में पढ़ चुके हैं। साथ बैठे खूबसूरत शक्ल के नौजवान ने लुकमा देते हुए कहा, यह शर्जील था। उसका वालिद भी एक बिजनेस टाइकून था जिसका पाकिस्तान के अलावा मुल्क से बाहर भी काफ़ी बिजनेस फैला हुआ था। उसके बाप के पास उसे पैसे देने के लिए तो बहुत थे, लेकिन उसे देने के लिए वक्त नहीं था। इसीलिए ये अपनी फैमिली से तकरीबन लाताल्लुक ही रहता था। वैसे एक बात है, उस इमारत में अभी तक जो भी गया है वापस बड़ी बुरी हालत में ही लौटा है। ऐसे लोगों ने वहां जो कुछ देखा उसे जानकर शायद ही कोई बहादुर से बहादुर नौजवान हो जिसने वहां जाने की कोशिश की हो। इसलिए सोच लो, मेरा तो मशवरा है कि उस इमारत का ख्याल दिल से निकाल कर कहीं और जाने का प्लान करते हैं। दूसरे नौजवान ने उन सबकी तरफ देखते हुए फौरन कहा। यह नौमान था जो चेहरे से ही अहमक दिखने के साथ साथ बला का डरपोक भी लग रहा था। वैसे हैरत की बात थी कि आखिर वो इस टीम में कैसे शामिल हो गया था। भला ऐसी टीम में किसी डरपोक इंसान का क्या काम हो सकता है। तुम तो रहने दो, तुम अपने साथ साथ हमारे हौसले भी पस्त कर देते हो। कई मौक़ों पर तुम्हारी वजह से ही हम मरते मरते बचे हैं। ये तो तुम्हारी बहन की वजह से हमने तुम्हें अपनी टीम में शामिल किया हुआ है, वरना शायद तुम हमारे साथ शामिल होने के मुतालिक सोच भी नहीं सकते थे। दूसरी लड़की ने सख्त और कदरे गुसीले लहजे में नोमान की तरफ देखते हुए उसे सुनाई। ये शमामा थी। उसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन उसके अब्बू ने किसी न किसी तरीके से उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ही दिया था और उसकी फीसों के लिए दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे उसे तालीम दिला रहा था। तो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, इस वीकेंड पर हम सब उस इमारत के अंदर जाने की कोशिश करते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि लोगों ने उसके मुतालिक जो पुरस्रार और अजीब किस्म की अफवाहें फैला रखी हैं उनमें कहां तक सच्चाई छुपी हुई है। शर्जील ने उन सबकी तरफ देखते हुए कहा। और फिर कुछ देर तक मजीद वहां बैठने के बाद उन्होंने लाइब्रेरी को बंद किया और उसकी चाबी लाइब्रेरियन के घर पहुंचाने के बाद अपने अपने घरों की राह ली। ये रात के तकरीबन 10 बजे का वक्त होगा। शहरी लिबास में मलबूस 4 अफराद, जिनमें 2 खवातीन और 2 नौजवान शामिल थे, उस इमारत के बाहर खड़े बड़े गौर से उसके अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे। इमारत का बाहर का मेन गेट मजबूत लोहे की जाली से बनाया गया था, जिसकी वजह से उसके अंदर का हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। बाकी की इमारत अंदर से वीरान और खस्ता हाली का मुंह बोलता सबूत थी। जा बजा झाड़ झनकार उगे हुए थे। चूंकि आसमान पर चांद और सितारे चमक रहे थे, इसलिए आसपास का इलाका रोशन रोशन था। इमारत की हालत चीख चीख कर बता रही थी कि मुद्दतों से इस तरफ कोई नहीं आया। गेट पर भी किसी ने ताला लगाने की कोशिश नहीं की थी। यूं लगता था जैसे कोई बड़ी ही जल्दी में वहां से भागा होगा। इमारत के दरो दीवार पर अजली नहुसत छाई हुई थी और चांद की रोशनी में उसका वजूद बड़ा अजीब तासुर पैदा कर रहा था, क्योंकि इतनी मुद्दत गुजरने के बाद उसका रंगो रोगन सिया पड़ चुका था, जिसकी वजह से उसकी तरफ देखकर हैबतदारी होती थी। आसमान पर अगर आज चांद न चमक रहा होता तो शायद वो भी मनहूस इमारत पर छाए नहुसत के ढेरों की वजह से उसके अंदर घुसने की हिम्मत न करते। चांद की दूधिया रोशनी में होने के बावजूद उस इमारत को देखकर जिस्म पर लर्जा तारी हो रहा था। तो सोचें, रात के गुप अंधेरे में भला कौन उसके अंदर घुसने की कोशिश करता। दोस्तों, सोच लो, मुझे तो ये इमारत उन तमाम जगहों और इमारतों से ज्यादा भयानक और मनहूस लग रही है जहां हम पहले जा चुके हैं। नौमान ने वही बुजदिली वाली बात दोबारा करते हुए कहा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। वो वाकई इंतहाई दर्जे का डरपोक नौजवान था, जो अपने साथ साथ दूसरों की भी हिम्मत तोड़ने की भरपूर कोशिश में लगा हुआ था। तुम खामोश रहो और खामोशी से हमारे साथ इसके अंदर चलने की तैयारी कर लो, क्योंकि इस वक्त रात के 10 बजे हैं और हमें रात 12 बजे से पहले पहले इस इमारत के अंदर से वापसी का रास्ता पकड़ना है। इसलिए बगैर वक्त जाया किए बस जल्दी से इसके अंदर चलो। शमामा ने उसकी तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा। उसका लहजा वाकई सख्त हो गया था और दिल ही दिल में वह नौमान की बुजदिली पर हंस रही थी कि यह कैसा नौजवान है जो लड़कियों से भी ज्यादा डरपोक है। इमारत का मेन गेट हल्के धक्के से एक चरचराहट की आवाज निकालता हुआ खुलता चला गया। रात के सन्नाटे में उसके खुलने की आवाज रगों में खून जमा देने के लिए काफी थी, जिसे सुनकर वो भी एक लम्हे के लिए सहम गए थे। जाहिर है, मुद्दतों से वीरान पड़ी रहने वाली ऐसी इमारत जिसके मुतालिक मुख्तलिफ किस्म की खौफनाक अफवाहें फैली हुई थी, उसमें घुसने का तस्वुर ही इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। इमारत के अंदर दाखिल होते ही सामने एक बड़ा सा दालान था, जैसे बड़े बड़े होटलों के बाहर
डेकोरेशन के लिए बनाया जाता है, जिसमें एक बड़ा सा फव्वारा भी नस्ब होता है। लेकिन इस वक्त उसमें कोई फव्वारा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वसी दालान लाजमी था। उससे कई फुट आगे इमारत के अंदर दाखिल होने के लिए एक लकड़ी का बड़ा सा दरवाज़ा दिखाई दे रहा था, जिस पर खुदे हुए नक्शो निगार दूर से ही दिखाई दे रहे थे। चूंकि चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी, इसलिए उसमें हर चीज़ बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही थी। लकड़ी पर जिस तरह की फनकारी और कशीदाकारी की गई थी, अगर यही दरवाज़ा इस दौर में भी बनवाया जाता तो कम से कम 20 से 25 लाख का ज़रूर बनता, और शायद चोरों ने उसे चुराने की भी कोशिश की होगी। लेकिन इस इमारत में मौजूद गैर मरई मखलूक की मौजूदगी की वजह से शायद वो ऐसा करने से बाज रहे होंगे। लकड़ी का दरवाज़ा भी गैर मुकफ़ल ही था, यानी बगैर ताले के, जिसकी वजह से उन्हें उसके अंदर जाने में भी कोई दिक्कत ना हुई। वो अपने साथ बड़ी बड़ी टार्चें लाना नहीं भूले थे, क्योंकि अक्सर मौक़ों पर उन्हें ऐसे ही हालात से गुजरना पड़ा था। इसलिए वो अपनी ऐसी हर मुहिम पर कुछ ज़रूरी सामान लाजमी साथ ले जाते थे। इस वक्त भी 2 बड़ी और ताकतवर रोशनी फेंकने वाली टार्चें शर्जील और नौमान के हाथों में थी, और वो उन्हें मजबूती से अपने हाथों में थामे दूर दिखाई देने वाले कॉरिडोर में सामने का मंजर देख रहे थे। कॉरिडोर क्या था, यूं लग रहा था जैसे दुनिया जहान की सारी मकड़ियों ने वहीं डेरे डाल लिए हों। जा बजा लंबे लंबे ज़मीन तक लटके मकड़ियों के जाले और उनमें फंसे हुए मुख्तलिफ किस्म के हशरातुल अर्ज़ और कहीं कहीं छोटे मोटे परिंदे और चिमगादड़ें मुर्दा हालत में दिखाई दे रहे थे। उफ खुदाया, ये कॉरिडोर तो इस कदर जालों से अटा पड़ा है कि इसमें से गुजरना तकरीबन मुश्किल ही है, जुनैरा ने पहली बार मुंह खोलते हुए कहा। ताकतवर टार्चों ने कॉरिडोर का अंदर का माहौल कुछ हद तक तो रोशन कर दिया था, लेकिन काफ़ी जालों की वजह से मंजर कुछ कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। भाई ये मकड़ी के जाले हैं, कोई दलदल तो नहीं जिसमें हम धंस जाएंगे। ये जाले कीड़े मकोड़ों और छोटे मोटे परिंदों के लिए तो मौत का शिकंजा साबित हो सकते हैं, लेकिन भला किसी इंसान के आगे उनकी क्या हैसियत है? शर्जील ने उनकी हिम्मत बंधाते हुए जवाब दिया। फिर उसने हिम्मत करके उन जालों को खींच खींच कर नीचे ज़मीन पर फेंकना शुरू कर दिया, और फिर उसकी देखा देखी दूसरों ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ही देर में वो उनमें इस कदर रास्ता बना चुके थे कि जिसमें गुजर कर वो आगे बढ़ सकें। बस इतनी सी बात थी, तुम सब ख्वामखा घबरा रहे थे, शर्जील ने हंसते हुए कहा। फिर इससे पहले कि उसकी हंसी की बाज़गश्त कॉरिडोर में से ख़त्म होती, अचानक दूसरे किसी कमरे में से निस्वानी चीख सुनाई दी। उफ मेरे खुदाया, ये चीख थी या कोई एटम बम? इस सन्नाटे में ऐसी चीख उन सबके लिए निहायत गैर मुतवक्के थी, और यूं अचानक उसे सुनते ही दोनों के हाथों में पकड़ी टार्चें नीचे गिरते गिरते बची। ये क्या था? यूं लग रहा है जैसे कोई किसी कमरे में किसी खातून को अजियत दे रहा हो, नौमान ने हकलाते हुए कहा। उसके चेहरे का रंग फक हो गया था और उसकी आंखें खौफ से फैलकर कनपटियों से जा लगी थी। एक तो वो पहले ही निहायत डरपोक किस्म का नौजवान था, और फिर इस माहौल में खड़े होकर उसकी बुज़दिली और भी निखर कर सामने आ गई थी। इस तरह के लोग खुद तो डरते ही हैं, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों की भी हिम्मत तोड़ देते हैं। खामोश हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो, शर्जील ने उसे डांटते हुए कहा। और फिर अभी किसी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वही निस्वानी चीख दोबारा पूरे कॉरिडोर में गूंजी। इस बार तो साफ पता चल रहा था कि कोई उस खातून को तेज धार आले से काटने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि अब उसकी चीख के साथ साथ मशीन के चलने की आवाज़ भी सुनाई दी थी। उफ खुदाया, यह तसव्वुर ही जान निकाल देने के लिए काफ़ी था कि सदियों पुरानी इस बोसीदा और वीरान इमारत में रात के इस पहर कोई किसी खातून के जिस्म को किसी तेज धार आले से काटने की कोशिश कर रहा हो। मेरे ख्याल में तो अब किसी भी सबूत की कोई ज़रूरत ही नहीं रही, इसलिए मेरे ख्याल में अब हमें भी फ़ौरन यहाँ से भाग चलना चाहिए। अब देखने या सुनने को और क्या रह गया है? शमामा और जुनैरा ने यकज़बान होकर उन दोनों से कहा। वो वाकई उस दर्दनाक चीखों से खौफजदा हो चुकी थी। बिल्कुल नहीं, जब हम अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ आ ही चुके हैं तो फिर तमाम हकीकत मालूम करके ही यहाँ से वापस जाएंगे। इसलिए खामोशी से उस तरफ बढ़ने की कोशिश करो जिस तरफ से ये चीखें सुनाई दी थी, और हाँ, तुम अपना रिवॉल्वर निकाल लो ताकि अगर ये कुछ और मामला हो तो हम अपना बचाव कर सकें, शर्जील ने उन्हें हिदायत देते हुए कहा। और साथ ही अपनी जेब से भी एक छोटा सा रिवॉल्वर निकालकर अपने हाथ में थाम लिया। टार्च उसने अपने बाएं हाथ में थाम ली थी और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा हुआ था। गो कि एक निहायत बेवकूफ़ी वाली बात ही थी कि किसी रूह या जिन्नात पर रिवॉल्वर या बंदूक से हमला करके उसे हलाक करने की कोशिश की जाए, लेकिन यह भी कोई गारंटी नहीं थी कि वहाँ हो सकता है कि कोई गैर कानूनी काम किया जा रहा हो। अक्सर ऐसी इमारतों और इलाकों में जराइम पेशा लोग भी अपने मजमूम कारोबार को जारी रखने के लिए ऐसी बेसरोपा अफवाहों को फैला देते हैं ताकि मकामी पुलिस और मकामी लोग वहाँ का रुख न कर सकें। इसलिए जब तक तमाम हकीकत खुलकर सामने नहीं आ जाती
उस वक्त तक कुछ कहना कबलस वक्त ही होगा। कुछ देर वहीं रुककर उन्होंने दोबारा उसी आवाज़ की तरफ तवज्जो दी जिस तरफ से अभी तक उसी मशीन के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब यह भी हैरानी वाली बात थी कि इतनी वीरान इमारत में भला वो मशीन बगैर किसी तवानाई के कैसे चल रही थी। ये तो वहां पहुंचकर ही मालूम हो सकता था। इसलिए उन्होंने कुछ देर वहीं रुककर आपस में मशवरा किया और फिर बड़े मोहतात कदमों से उस जानिब पेशकदमी की और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसी जानिब आगे बढ़ने लगे जिस तरफ से वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। चलते चलते जैसे ही वो उस कमरे के नज़दीक पहुंचकर रुके जहां से वो आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचकर रुके वैसे ही अचानक वो आवाज़ आना बंद हो गई। वो बड़ी हैरत से एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। फिर उन्होंने मोहतात अंदाज में उस कमरे के अंदर झांका तो वहां उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गो के टार्चें अभी भी उनके हाथों में ही थी, लेकिन उन्होंने उनकी रोशनी बराह रास्त कमरे के अंदर नहीं डाली थी ताकि वहां मौजूद जो कोई भी हो वो मोहतात ना हो जाए। कुछ देर तक सुनगुन लेने के बाद जब इसी तरह खामोशी छाई रही तो उन्होंने उस कमरे के अंदर बढ़ने का इरादा किया और फिर एक एक करके वो उसके अंदर पहुंच गए। कमरा अंदर से बिल्कुल खाली था और जानलेवा सन्नाटा छाया हुआ था। उस कमरे की खामोशी तो यूं बता रही थी जैसे सदियों से इस इमारत के अंदर कोई झिंगर तक न टटराया हो। अभी वो वहीं खड़े सोच ही रहे थे कि अचानक फिर वही मशीन चलने की आवाज़ उन्हें दाएं जानिब से सुनाई देने लगी, लेकिन जिस तरफ से आवाज़ सुनाई दे रही थी वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जैसे ही शर्जील ने अपने हाथ में पकड़ी टार्च की रोशनी उस जानिब फेंकी तो वहां का मंजर देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। टार्च की रोशनी में तहखाने के कोने में नीचे जाने का रास्ता दिखाई दे रहा था। पहले वो उन्हें कमरे में उस कोने में अंधेरे की वजह से नजर नहीं आया था, लेकिन जब शर्जील ने टार्च की रोशनी उसकी जानिब घुमाई तो उसे साफ दिखाई देने लगा। वो कुछ देर तक वहीं रुककर एक दूसरे को देखने लगे कि जैसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हों कि उन्हें इस रास्ते की जानिब जो गालिबन तहखाने की निशानदेही कर रहा था जाना चाहिए या नहीं। अब तो उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि उस औरत के चीखने की आवाज़ें इसी तहखाने से ही सुनाई दी थी। वो सब अजीब से दोराहे पर खड़े थे। अब जब वो इतना रिस्क लेकर यहाँ तक पहुँच ही चुके थे तो अब बगैर हकीकत जाने वो वापस जाने से कतरा रहे थे। कुछ देर तक वहीं ठहरने के बाद वो सब आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उस नीचे जाते रास्ते के किनारे पर जाकर खड़े हो गए। नीचे मलगजे से अंधेरे में उन्हें सीढ़ियाँ उतरती दिखाई दे रही थी। उन्होंने बराह रास्त उसके अंदर टार्च की रोशनी फेंकने से गुरेज किया था ताकि अगर उसके अंदर कोई मौजूद हो तो उसे उनकी मौजूदगी का एहसास ना हो। क्या ख्याल है, अंदर चलें? शर्जील ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा। अपनी टीम में वही एक निडर किस्म का नौजवान था। बाकी नौमान से कभी ऐसी उन्हें उम्मीद ही नहीं रही कि वो कोई बहादुरी वाला काम करेगा या कोई ऐसा मशवरा देगा। नहीं नहीं, मेरा तो मशवरा है कि हमें अंदर जाने की बजाय फौरन यहाँ से फरार हासिल कर लेना चाहिए। हो सकता है अंदर वाकई ऐसी बलाएं हों जो हमें देखते ही हड़प कर जाएं। नौमान ने वाकई वही बुज़दिली वाला काम किया था और इस बार भी उन्हें वहां से भागने की सलाह ही दे रहा था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और उसकी रंगत पीली पड़ चुकी थी। वो वाकई इंतहाई परले दर्जे का डरपोक नौजवान था। पता नहीं ये लोग कैसे उसे झेल रहे थे। तो फिर ठीक है, तुम बाहर रुककर हमारा इंतजार करो, हम नीचे जाकर हालात का जायजा लेते हैं और फिर कोई खतरा ना पाकर तुम्हें नीचे बुला लेंगे। शमामा ने उसकी तरफ देखते हुए मशवरा दिया। ना बाबा ना, मैं अकेला यहाँ क्यों रुकूं? मैं भी तुम लोगों के साथ ही चलता हूँ, नौमान ने फौरन उनकी तवक्को के मुताबिक ही जवाब देते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर वो लोग इस खतरनाक सूरत हाल में भी हंसने लगे। फिर माहौल की नज़ाकत को समझते हुए फौरन खामोश हो गए। जाहिर है वो इस वक्त इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से दो चार थे। फिर वो सब एक कतार की सूरत में नीचे उतरने लगे। तहखाना था या कि बादशाही मस्जिद की सीढ़ियाँ जो नीचे उतरती ही चली जा रही थी। और फिर उन्हें अंदर से बाहर रोशनी ना आने की वजह समझ में आ गई, क्योंकि ये सीढ़ी ऐसे अंदाज में बनी हुई थी कि उन पर उतरते हुए वो 2-3 मोड़ लाजमी मुड़े होंगे और फिर जैसे ही एक मोड़ घूमकर सीधे हुए उनके मुंह से चीखें निकलते निकलते रह गई। और अगर वो सब फौरन अपना अपना हाथ अपने खुले मुंह पर ना रख लेते तो अब तक शायद वो भी उसी मंजर का हिस्सा बन चुके होते जो मंजर उनकी हैरत से फटी आंखें इस वक्त अपने सामने देख रही थी। जी हाँ, एक ऐसा ही लर्जा देने वाला मंजर जिसे देखकर मर जाना ही बेहतर था। तहखाने में उस वक्त हल्की सी रोशनी फैली हुई थी जिसकी वजह से अंदर का मंजर कुछ कुछ साफ दिखाई दे रहा था। टार्च हाथों में होने के बावजूद उन्होंने उसे रोशन नहीं किया था और ये बात भी समझ में नहीं आ रही थी कि इतनी वीरान इमारत में मौजूद इस तहखाने के अंदर वो रोशनी किस चीज़ की थी। अभी हम इस पर गौर कर ही रहे थे कि अचानक एक जानिब से दीवारें सरकने लगी
जैसे कोई उसे रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर रहा हो। वो दम साधे उसकी तरफ देख रहे थे कि अचानक एक बोना उछलकर उस दीवार में से कूदकर अंदर दाखिल हुआ, और इसके साथ ही उसके पीछे एक भयानक चेहरे वाली औरत भी नमूदार हुई। वो दोनों चलते हुए तहखाने के अंदर रखे एक बड़े से लकड़ी के बोसीदा संदूक के करीब पहुंचकर रुक गए, और बोने ने लपक कर उस संदूक का ढक्कन ऊपर उठा दिया, और वो औरत झुककर उसके अंदर से कोई चीज निकालने लगी। और दूसरे लम्हे उन्होंने देखा कि उसके हाथ में एक बड़ा सा कुल्हाड़ा था, जिसकी तेज धार उस हल्की रोशनी में यूं चमक रही थी जैसे कोई हीरा अंधेरे में चमकता है। कुल्हाड़ा हाथ में लिए वो दोनों तहखाने के फर्श पर यूं बैठ गए जैसे ईद कुर्बान पर हम अपने ज़िबा किए हुए बकरे और कसाई के पास बैठते हैं। अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि उसी दीवार के अंदर से एक स्ट्रेचर अंदर खिसकता हुआ पहुंचा। यूं लगा जैसे किसी ने दूसरी जानिब से उसे धक्का देकर अंदर धकेल दिया हो। स्ट्रेचर अंदर आते देखकर वो दोनों उछलकर खड़े हुए, और जल्दी से उस खूनख्वार चेहरे वाली औरत ने उसे अपने बाएं हाथ की मदद से रोक दिया। स्ट्रेचर रुकते ही उसके चेहरे पर एक खबासत चमकने लगी, और उसकी आंखों में यूं चमक दिखाई दी जैसे कोई अपने साथ अपना पसंदीदा खाना देख लेता है। बोना स्ट्रेचर को देखते ही खुशी से उछल कूद करने लगा, और उसके मुंह से अजीब अजीब किलकारियां निकल रही थी। बड़ा ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला नजारा था। सदियों पुरानी एक वीरान इमारत के तहखाने में रात के इस पहरे खौफनाक चेहरे वाली औरत, जिसके हाथ में तेजधार वाला कुल्हाड़ा था, और एक औरत की लाश मौजूद थी जो एक अच्छे खासे दिल गुर्दे वाले शख्स का भी हार्ट फेल कर सकती थी। और उस वक्त यही सूरत हाल उन चारों की भी थी। उन्हें तो एक लम्हे को यूं महसूस हो रहा था जैसे उनके सांस उनके सीनों में रुक गए हों, वो ना चाहते हुए भी भाग ना पा रहे हों। वो हैरत से आंखें फाड़े उसी जानिब टिकटिकी बांधे देख रहे थे, और फिर देखते ही देखते उस भयानक चेहरे वाली औरत ने कुल्हाड़े की मदद से स्ट्रेचर पर लेटी औरत के जिस्म के टुकड़े करने शुरू कर दिए। कुल्हाड़ा तेजी से उस औरत के जिस्म को टुकड़ों में तब्दील करने लगा। वो औरत यूं तो अपना काम कर रही थी जैसे वो किसी औरत के जिस्म के नहीं बल्कि किसी बकरे के गोश्त के टुकड़े कर रही हो। टुकड़े काट काट कर वो नीचे फेंक रही थी, और बोना कहीं से एक हथौड़ा उठा लाया था। हैरत अंगेज बात यह थी कि वो था तो बोना, लेकिन उसने जिस अंदाज और महारत से उस हथौड़े से उन टुकड़ों को कूटना शुरू कर दिया था, इससे उसकी ताकत का बखूबी अंदाजा हो रहा था। इंसानी जिस्म की मजबूत हड्डियों के टूटने की आवाजें तहखाने में गूंज रही थी, जिन्हें सुनकर जिस्म पर लर्जा तारी हो रहा था। इस खौफनाक और दिल दहला देने वाले मंजर को देखकर उन चारों के जिस्मों से जैसे किसी ने सिरिंज की मदद से सारा खून निकाल लिया हो। वो हैरत और खौफ से अपने मुंह पर हाथ रखे वो भयानक काम होता देख रहे थे। अगर उन्होंने एकदम अपने खुलने वाले मुंह पर हाथ न रख लिए होते तो शायद उनकी चीखों से वो दोनों खबीस रूहें मोहतात हो जाती, और शायद उस औरत की लाश की तरह उन चारों के जिस्मों के टुकड़े भी इस तहखाने में बिखरे होते। उन चारों की समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर ये भयानक चेहरे वाली औरत और वो बोना क्यों इस तरह इस वीरान इमारत में उस नामालूम औरत के जिस्म के टुकड़ों को यूं कुचलने और उसकी हड्डियों को तोड़ने में लगे हुए थे। आखिर इसमें क्या भेद है? इस सवाल का जवाब तो वो दोनों ही दे सकते थे, और इसके लिए वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। फिर इससे पहले कि वो वहां से भागने का सोचते, यकदम शमामा का पांव फिसला और वो सीढ़ियों से फिसलने ही लगी थी कि फौरन शर्जील ने उसे थाम लिया। लेकिन इस कार्रवाई में उनके हाथ से टार छूटकर नीचे लुढ़कती हुई तहखाने के फर्श पर जा गिरी थी। रात के सन्नाटे में सिवाय इंसानी हड्डियों के टूटने के अलावा कोई और आवाज सुनकर उस भयानक चेहरे वाली औरत और बोने ने चौंक कर उस जानिब देखा जहां टार्च गिरी पड़ी थी, और फिर फौरन उन दोनों के चेहरों पर अजीब सी मुस्कुराहट उभर आई, और फिर उन्होंने फौरन उस जानिब निगाहें जमा दी जिस तरफ वो चारों खड़े उन्हें ही देख रहे थे, क्योंकि अब उनके छुपने का कोई जवाब नहीं रह गया था। फिर इससे पहले कि वो औरत और बोना उठकर उन दोनों की जानिब दौड़ते, वो लपक कर उल्टे पांव पर सीढ़ियों की जानिब दौड़ने लगे। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी, क्योंकि उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि वो मौत के मुंह में जा फंसे हैं और अब किस्मत ही उन्हें बचा सकती है। उन चारों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। जाहिर है सदियों पुरानी इस इमारत में अगर वो दोनों खबीस उन्हें कत्ल और उनकी हड्डियां तोड़कर फेंक देते हैं तो भला किसी को कैसे मालूम हो सकता है कि उनके साथ क्या भयानक हादसा ज़हूर पजीर हो चुका है। वो तो किसी को बताकर भी इस तरफ नहीं आए थे, बस अपनी मुहिम जोई के शौक में यहाँ घुसने की बेवकूफ़ी कर बैठे थे। बहरहाल अब ये बातें सोचने का कतई वक्त नहीं था। इस वक्त तो बस उन्हें अपनी जानें बचाने की फिक्र थी, और इसके लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाकर बस ऊपर की जानिब दौड़ रहे थे ताकि जल्द अज जल्द इस तहखाने से निकलकर वहां से राह फरार इख्तियार कर सकें। टार्च के गिरने पर नजर पड़ते ही वो भयानक चेहरे वाली औरत और वो बोना चौंक गए। फिर एक लम्हे को गिरी हुई टार्च से नजरें हटाकर उन्होंने एक दूसरे की जानिब मायनेखेज नजरों से देखा, और फिर उछलकर वो दोनों तकरीबन भागते हुए उन सीढ़ियों की जानिब लपके जिस तरफ उन्हें शक था कि कोई इंसान वहां मौजूद है।
جس کے ہاتھ سے ٹار چھوٹ کر تہخانے میں گری ہے۔ بس پھر یہ سوچتے ہی وہ جیسے ہی دوڑ کر ان سیڑھیوں کے نزدیک پہنچے تو وہاں کسی کو نہ پا کر وہ دونوں تل ملانے لگے، اور پھر عورت سے جلدی سے ان سیڑھیوں پر چڑھ گئی اور تیزی سے اوپر کی جانب سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوف خدایا، وہ عورت تھی یا کوئی اور مخلوق؟ وہ تو یوں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جیسے پائیدانوں پر پاؤں رکھنے کی بجائے اڑتی ہوئی اوپر کی جانب جا رہی ہو۔ اس کی تیز اسپیڈ اسے فوراً تہخانے کے داخلی راستے تک لے گئی، لیکن وہاں بھی کوئی موجود نہ تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں رک کر ادھر ادھر دیکھتی رہی، لیکن جب اسے کوئی آہٹ وغیرہ سنائی نہ دی تو وہ سر جھٹکتے ہوئے واپس تہخانے کے اندر گھس گئی۔ گرتے پڑتے وہ چاروں بدحواسی میں تہخانے سے نکل کر اس عمارت کے اندر بنے کوریڈور میں دوڑتے چلے گئے۔ وہ جلد از جلد اس منحوس عمارت سے بہت دور نکل جانا چاہتے تھے۔ ان کی رفتار بجلی کی ٹرین سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ موت کا خوف انسان کو بہادر بنا دیتا ہے، اور جس جگہ وہ جانا پسند نہیں کرتا وہاں سے موت کو شکست دینے کے لیے وہ وہاں پہنچ کر وہاں سے راہ فرار بھی حاصل کر لیتا ہے۔ یہی کچھ ان چاروں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، اور کسی بھی وقت وہ افریت انہیں آدھا بوچے گی، اس لیے جس قدر ہو سکے انہیں اس ویران عمارت سے نکلنا ہوگا، ورنہ سے آگے کچھ سوچنا ان کے بس سے باہر تھا۔ اس لیے وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے کوریڈور سے ہوتے ہوئے دالان میں پہنچ گئے، اور پھر تیزی سے کھلے گیٹ سے نکل کر ایک جانب دوڑنے لگے۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا، اور وہ چاروں پھولے سانسوں کے ساتھ اندھا دھند ایک جانب دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ ابھی تک آسمان پر چاند چمک رہا تھا اور اس کی روشنی سے آس پاس کا علاقہ منور تھا، ورنہ انہیں بہت مشکل ہو جاتی۔ کافی دور تک جانے کے بعد انہوں نے کئی بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھا تھا، لیکن اپنے پیچھے کسی کو نہ پا کر انہیں کچھ اطمینان ہو گیا تھا۔ پھر ایک جگہ رک کر انہوں نے اپنے سانس بحال کیے اور کچھ دیر وہیں بیٹھ گئے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے ہم بچ گئے، ورنہ آج تو ہمارے اس شوق نے ہمیں مروا ہی دیا تھا۔ سوچو اگر ہم فوراً وہاں سے پلٹ کر واپس نہ بھاگتے تو شاید اب تک ہمارے جسم بھی اسی تہخانے میں پڑے ہوتے۔ نعمان نے پہلی بار سمجھداری والی بات کرتے ہوئے کہا، ٹھیک کہا تم نے، لیکن یہ بھی شکر ہے کہ وہ خوفناک عورت ہمارے پیچھے نہیں چلی آئی، ورنہ تو اس ویرانے میں ہمیں کون بچانے آتا۔ شرجیل نے انہیں وہاں سے کار کی طرف چلنے کے لیے کہا جس طرف انہوں نے اپنی کار کھڑی کی تھی۔ اب انہیں چونکہ یقین اور تسلی ہو چکی تھی کہ وہ افریت ان کے پیچھے نہیں آئی، تو اس لیے وہ بڑے سکون سے اس طرف بڑھنے لگے جہاں کار موجود تھی، کیونکہ اس ویرانے میں کس نے کار چرانی تھی، اس لیے انہوں نے بھی بڑی بے فکری سے اسے ایک جانب پارک کر دیا تھا، اور پھر اس کے قریب پہنچ کر وہ اس میں سوار ہوئے اور شرجیل نے تیزی سے اسے واپس شہر کی جانب دوڑانا شروع کر دیا۔ اس بھاگ دوڑ میں ان کا سارا سامان اسی عمارت کے اندر ہی رہ گیا تھا جو اس وقت اس عمارت میں داخل ہوتے وقت ساتھ لے گئے تھے، لیکن اس سامان کی انہیں قطعی فکر نہیں تھی، کیونکہ جان بچی سو لاکھوں پائے۔ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے والی بات 100% ان چاروں پر درست ثابت ہوتی تھی۔ اتنی بھاگ دوڑ اور رسک لینے کے باوجود اس تہخانے کا راز ابھی تک راز ہی رہا تھا، کیونکہ اگر وہ وہاں کچھ دیر اور رکتے اور اس بھیانک چہرے والی عورت اور اس بونے کو پورا کام کر لینے تک دیکھتے رہتے کہ آخر اس عورت کے جسم کا قیمہ بنا کر اور اس کی ہڈیوں کو توڑ کر آخر کون سی ایسی گتھی سلجھانے میں لگے ہوئے تھے جس کے لیے وہ اتنی رات گئے اس ویران عمارت کے تہخانے میں اتنی محنت کر رہے تھے۔ کچھ دنوں تک تو وہ چاروں یونیورسٹی بھی نہیں گئے، اور پھر اپنی ذہنی حالت نارمل ہوتے ہی انہوں نے اس عمارت میں جانے سے لے کر واپسی تک کے تمام حالات ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھلا دیے، اور آئندہ کبھی دوبارہ بھول کر بھی ایسی خوفناک عمارت میں گھسنے سے توبہ کر لی کہ جس کی وجہ سے انہیں اپنی قیمتی زندگیاں داؤ پر لگانی پڑ جائیں۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔